व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्टिकल लिमिट। तो कहानी शुरू होती है ग्रेट कैन्यन की ऊंचाई और खतरनाक चट्टानों से, जहां हम 5 क्लाइंबर्स को देखते हैं जो चट्टान पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से हम पीटर और उसकी बहन एनी को भी और उनके फादर जॉन को भी देखते हैं। और यहाँ 2 और लोग भी मौजूद थे जो कि अभी बिगिनर थे, लेकिन जॉन क्लाइंबिंग में काफी माहिर है और अब वो इन लोगों को भी सिखा रहा है। पर ये काम देखने में जितना आसान था, करने में उतना ही ज्यादा मुश्किल। अब वो दोनों बिगिनर एक गलती कर देते हैं जिससे भुगतना सारे लोगों को पड़ता है। असल में उन्हीं में से एक लड़का अपनी सेफ्टी को काफी हल्के में ले लेता है, जिस वजह से उसका हुक निकल जाता है और वो तेजी से नीचे आने लगता है। उसकी रोप सभी से अटैच थी और उसी की वजह से सभी लोग नीचे लटकने लगते हैं। अब सबसे ऊपर एनी होती है जिसने क्लाइंबिंग करना अभी शुरू किया, इसलिए उसका लगाया हुआ हुक ठीक से लग नहीं पाया, जो कि किसी भी समय टूट सकता है और 5 लोग मर सकते हैं। पर यहाँ जॉन अपने बच्चों के बारे में सोचता है। उसने तो अपनी जिंदगी जी ली, इसलिए वो पीटर से रस्सी काटने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो अपने पिता को ऐसे मरने नहीं दे सकता, लेकिन वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। दरअसल उसके फादर सबसे नीचे थे और उसके ऊपर पीटर था, और अगर वो रस्सी कट करता है तो एक आदमी का वेट कम हो जाएगा और वो बच जाएंगे। और एट द एंड पीटर को वो रस्सी काटनी पड़ती है और उन चारों की जान इससे बच जाती है, लेकिन इसमें उसके डैड मारे जाते हैं। अब इस हादसे से उन दोनों पर बहुत ही गहरा असर होता है, जिसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। उन्होंने कभी बात नहीं की और दोनों के प्रोफेशन भी अलग हो चुके हैं। जहाँ पीटर अब नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए काम करने लग गया है, वहीं एनी अभी भी क्लाइंबिंग करती है और अब तो उसने अपना बहुत नाम भी बना लिया है। अब एक दिन जब पीटर K2 नाम के पहाड़ के पास होता है, जो कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, तो ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। और यहाँ पीटर अपने एक प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ था। उसी दौरान उसे पता चलता है कि एक टीम कुछ ही दिनों में K2 पहाड़ पर क्लाइंबिंग करने वाली है, जिसमें एनी भी शामिल है। तो वो उसे जाने से पहले उससे मिलना चाहता था, जिसके लिए वो बेस कैंप पर जाता है, जहाँ पे हम एनी को देखते हैं। लेकिन वो अपने भाई को देखकर कुछ खास खुश नहीं होती, क्योंकि वो अभी भी यही मानती है कि 3 साल पहले उसके डैड बच सकते थे अगर उसके भाई ने रस्सी ना काटी होती। पीटर उस दिन के बाद आज तक हर रोज उससे माफी मांगता आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला है। पीटर उसकी सक्सेस के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिसके बाद दोनों में थोड़ी बातें होती है और हमें पता चलता है कि उसे एक टीम को गाइड करना है, जो कि आर्थर नाम के मिलियनर ने बनाई है। वो भी इस मिशन में हमारे साथ जा रहा है, जिसके लिए मुझे ठीक ठाक पैसे भी मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि उसी पर्वत के नीचे रहता है। उसका एक झोपड़ा है और यहीं पर हम एक लेडी की फोटो भी देखते हैं। अब ये कौन है और वो यहाँ क्यों रह रहा है, ये आपको आगे पता चलेगा। अब कुछ ही देर में आर्थर उस बेस कैंप पर लैंड करता है और उसके साथ वहाँ बहुत से मीडिया वाले भी मौजूद थे, जो इनके सारे मूवमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। उस रात आर्थर सबको एक पार्टी देता है, जिसमें वो अनाउंस करता है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक एयरलाइन बाई करी है, जिसकी पहली फ्लाइट 3 दिन बाद K2 पहाड़ के ऊपर से गुजरेगी। तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले हम वहां तक पहुंच जाए, ताकि मैं उस फ्लाइट को सलामी दे सकूं। अब ये बात सुन के सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच हम यहाँ उसी इंसान को देखते हैं जो पहाड़ के नीचे रहता था। इसका नाम होता है विग, जो हर रात उस पहाड़ पे चढ़ता है और फिर अगली सुबह वापस आ जाता है, जिसकी वजह से इसे उस जगह का हर कोने के बारे में बहुत ही बारीकी से पता होता है। अब उस पार्टी में आकर आर्थर से सीधा सवाल करता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो गया तो तुम लोग क्या करोगे। तो आर्थर कॉन्फिडेंट में कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी वेदर रिपोर्ट की टीम ने बताया कि आगे आने वाले 10 दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो कहता है कि अगर मान लो ऐसा हो गया तो तुम्हारी टीम में डिसीजन कौन लेगा। तो आर्थर उसे टॉम के बारे में बताता है, जो दरअसल एक क्लाइंबिंग चैंपियन है। उसने बहुत से अवार्ड भी जीते हैं, जो इनकी टीम को लीड करेगा। और बस 2 ही सवाल पूछकर वो वापस अपने कैंप में चला जाता है, जहां वो शेव करता है, जिसके बाद देर रात पहाड़ की तरफ वो एक बार फिर से निकल जाता है। और दूसरी तरफ पीटर एनी के पास आता है। वो जाने से पहले उसे डैड की बातें याद दिलाता है, पर एनी एक बार फिर से उसे वही सब बातें याद दिलाने लगती है कि उनकी मौत उसी की वजह से हुई है, जो वो सालों से भुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात करते करते दोनों कुछ ही देर बाद इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि होते तो वो दोनों भाई बहन ही है। कहानी आगे बढ़ती है और आखिर वो दिन आ जाता है जब मिशन की शुरुआत होने वाली है। सभी लोग अपने चाहने वालों को अलविदा कहते हैं, पर पीटर अपनी बहन के लिए नहीं आता। वो दूर से ही एनी को देख रहा था और एनी भी उसे देखकर वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वो भी अपनी ट्रिप के लिए तैयार होने लगता है। वहीं ऊपर पहुंचे लोग K2 के उस जगह पे पहुंच गए थे, जहां से आगे का सफर उन्हें खुद करना होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद टॉम को बेस से एक मैसेज आता है कि आने वाले 2 घंटों में तेज तूफान आने वाला है, इसलिए वो लोग नीचे आ जाए। लेकिन आर्थर ऐसा करने से मना
कर देता है तो टॉम उसे बहुत समझाता है कि टॉम दोस्तों वही है जो कि उसे गाइड कर रहा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझता। उसे ये करना ही होगा क्योंकि इसमें उसके बहुत ही पैसे लगे हैं। अब यहाँ एनी भी आर्थर की बातों से राजी थी, इसलिए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सीन कट होके पहुंचता है पीटर पर, जो कि बस निकलने ही वाला था कि तब तक उसकी नज़र सामने वाले विंड बोट पर पड़ती है, जो काफ़ी तेजी से घूम रहा था। वो दौड़ते हुए अंदर बेस में जाता है तो वहाँ का माहौल बहुत ही टेंस होता है। पीटर सीनियर से बात करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में उसकी लड़ाई भी हो जाती है, पर वहाँ मौजूद फ्रैंक नाम का आदमी उन्हें रोकता है और सारी बातें पीटर को बताता है कि वो लोग इस समय 26,000 फीट पर है और कुछ ही समय में स्टॉर्म उन्हें हिट करने वाला है। अब ये बात जानने के बाद पीटर फौरन अपनी बहन को रेडियो मैसेज करने की कोशिश करता है, पर रेडियो टॉम के पास था तो वो फौरन उसे स्टॉर्म के बारे में बताता है और वो आर्थर को वार्निंग भी देता है कि हमें लौट जाना चाहिए। इस बारी पे उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा पे कर सकता हूँ और आगे बढ़ने को कहता है। और जब ये खबर बाहर आती है तो वहाँ पे मौजूद सारे मीडिया वाले उस जगह पे कैमरा लगा के बैठ जाते हैं। तो और पीटर फौरन एक दूरबीन से K2 पहाड़ की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि 5 लोग अभी जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने वापस आने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया है जो उनकी जान भी ले सकता है। अब इसी तरह से 1 घंटा बीत जाता है, 5 लोग आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उन्हें टॉम की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आर्थर को सुना जिसकी गलती अब उन्हें भुगतना पड़ेगी। धीरे धीरे करके तूफान का असर होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ तेज बर्फ भी इनकी तरफ आने लगती है, लेकिन इनके पास अभी भी वक्त है, ये पीछे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मरने वाले को कौन रोक सकता है। अब ये सभी उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे, पर इनका सफर कुछ ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला था, क्योंकि दूर एक एवलांच आ रहा था जो एनी को दिख जाता है। अब सभी लोग भागना शुरू करते हैं तेजी से आगे की तरफ, लेकिन कुछ ही देर में वो तूफान इनके इतने करीब आ जाता है कि इसमें उनके 2 साथी वहीं मारे जाते हैं और वहीं एनी और उसके साथ वाले लोग सीधा एक खाई में जाकर गिर जाते हैं और उनकी खाई के ऊपर एक बर्फ की चट्टान आकर रुक जाती है। अब ये अंदर ही फंस चुके थे और ना ही किसी को दिखाई दे सकते थे। अब इस हादसे की वजह से इन तीनों का बेस से कांटेक्ट भी टूट जाता है, जिससे पीटर समझ जाता है कि अब कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। सारे लोग उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वहां से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अब पूरे बेस पर सभी लोग उदास और परेशान थे, लेकिन तभी पीटर को एक आइडिया आता है। वो अपने डैड की सिखाई हुई मॉर्स कोड का इस्तेमाल करता है और ये कोड लैंग्वेज एनी को भी आती थी, जिसकी मदद से वो पीटर से कांटेक्ट कर पाती है और वो जिंदा थी। ये जानकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। वो बताती है कि मैं, आर्थर, टॉम तीनों बचे हुए हैं, तीनों जिंदा हैं, पर टॉम बहुत ही चोटिल हो चुका है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को रेस्क्यू कर लो। पर वो इस समय किस लोकेशन पे है इसका उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। यहाँ एनी एक और बात बताती है कि हमारे पास सिर्फ 36 घंटे की ही सप्लाईज बची हुई है। तो पीटर सभी लोगों से कहता है कि हमें कैसे भी करके 36 घंटों के अंदर इन लोगों को बचाना है, वरना हम इन्हें खो देंगे। यहाँ वो अपनी बहन के लिए एक बार फिर से क्लाइंबिंग करने के लिए राजी हो जाता है। उसके साथ एक और आदमी भी राजी हो जाता है जाने के लिए, पर वो उसे पूछता है कि हम K2 तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि वो तीनों लोग किस पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। तो पीटर वहां से सीधा पाकिस्तान आर्मी बेस पर जाता है, जहां पे उसकी मदद मेजर करते हैं, जो उसे कुछ बॉम्ब्स देते हैं जो खास बर्फ को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, इसमें बहुत ही होशियारी से इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ हम उसका एक सैंपल भी देख पाते हैं। अब मदद के लिए पीटर उनका शुक्रिया करता है, पर उसके पास सिर्फ 2 ही लोग थे। उसे ये काम करने के लिए और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो एक बार फिर से बेस जाता है वहां के लोगों से मदद मांगने कि क्या कोई उसके साथ जाने को तैयार है, पर कोई भी आगे नहीं आता। और तब आर्थर का मैनेजर आकर अनाउंस करता है कि जो भी आर्थर और उसकी टीम को बचा कर लाएगा उसे वो 50 लाख देगा। अब यहाँ पैसों की बात आ गई थी तो कुछ लोग सामने आ जाते हैं और जितनी लोगों की जरूरत थी वो पूरी हो जाती है। पर जाने से पहले पीटर की टीम एक आदमी उसे बताता है कि हेलीकॉप्टर बस 21,000 फीट तक ही जा पाएगा, जबकि वो लोग 26,000 पर अटके हुए हैं और कहाँ है ये भी हमें नहीं पता है। वहां पे जाने के लिए हमें तकरीबन 26 घंटे लगेंगे और इतना टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूं जो हमें जल्दी ऊपर तक पहुंचा सकता है। और अगले दिन वो लोग सीधा विग के पास पहुंच जाते हैं। उसे देखकर पीटर कहता है कि मेरे डैड ने बताया था कि आप उनके साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई करे थे, लेकिन उनकी बातें सुनकर विग उनके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन जब पीटर बताता है कि हमें इस काम के लिए 50 लाख मिलने वाले हैं तो वो भी राजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो एक शर्त रखता है कि ऊपर जाने के बाद सब लोग उसके ऑर्डर फॉलो करेंगे। अब यहाँ वो बेस्ट क्लाइंबर था, इसलिए पीटर और उसके साथी उसकी बात मान जाते हैं और उसे लेकर निकल जाते हैं।
पर वहां जाने पर मौसम और ज़्यादा ख़राब हो चुका था। इस वजह से उनकी लैंडिंग में दिक्कत आ जाती है और एक साथी यहाँ पर उनकी जान गंवा देता है। नीचे हम गुफा में फंसे हुए उन तीनों लोगों को देखते हैं, जिसमें से टॉम की हालत अब बिगड़ती जा रही थी। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और इतनी ठंड में वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। उसकी तबीयत ठीक करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जो उसकी बॉडी में गर्मी पैदा कर सके, और वो इंजेक्शन उनके पास मौजूद भी है। पर आर्थर एनी को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो चाहता है कि ये इंजेक्शन उनके लिए काम आए। अब टॉम तो वैसे भी मरने वाला है, लेकिन एनी नहीं मानती और वो इंजेक्शन उसे लगा देती है। कुछ देर बाद एनी की भी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है ठंड की वजह से, लेकिन अब इनके पास इंजेक्शन की कमी है। तो आर्थर टॉम से कहता है कि तुम वैसे ही मरने वाले हो, हम दोनों को साथ लेकर क्यों मरना चाहते हो। इसलिए वो उससे अपना इंजेक्शन लगाने को कहता है। लेकिन तभी एनी देखती है कि कुछ ही दूरी पर उनके 4 साथी का बैग पड़ा हुआ है। वो फौरन उसे लेकर आती है और उसमें वो इंजेक्शन भी मौजूद थे, जिसे वो लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ विग ने 3 लोगों की टीम बनाई थी जो अलग अलग दिशा में चल रहे थे, पर उसी दौरान कायरिल नाम का टीममेट एक हादसे का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिसलता हुआ पहाड़ से लटक जाता है और उसके पास वो बॉम्ब भी मौजूद था मेजर ने दिया था। अब मॉर्निंग जो कि उसकी टीममेट होती है, उसे बचाने के चक्कर में वो भी लटक जाती है और तभी वो बॉम्ब गिर जाता है, जिससे इतनी तेज धमाका होता है कि यहाँ एनी की गुफा में एक बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और वहाँ एक हल्का सा होल बन जाता है। लेकिन इस हादसे में कायरिल की मौत हो जाती है। अब जब ये बात उसके भाई को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसका साथी उसे वापस नीचे जाने को कहता है, लेकिन वो आगे चलने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ मोनिका जैसे तैसे करके पीटर के पास अकेले पहुंच जाती है, पर जब वो उसका हाथ देखता है तो उसकी एक उंगली टूट चुकी थी, जिसे वो सीधा कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है पाकिस्तान आर्मी बेस की तरफ, जहां पे ये बॉम्ब रखे हुए थे, जिसमें लगातार धूप पड़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वो गर्म होने लगते हैं और एक तेज धमाका होता है। अब इस बात की खबर वो फौरन कीटू पे गए लोगों को बताते हैं कि कैसे भी करके उस बॉम्ब को धूप पड़ने से रोकना है, उसे गर्मी से दूर रखना है, वरना वो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन इनमें से 2 लोग को यह बात पता चलने में देर हो जाती है। वो भागकर उस बैग को बर्फ के नीचे ढक देते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि उनकी जान बच गई। लेकिन तभी वो लिक्विड बाहर आ जाता है और धमाका होता है और उन दोनों की चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस धमाके की वजह से जहां मोनिका मौजूद थी, वहां की बर्फ खिसकती जा रही थी, जिसके अंदर एक लाश निकलती है जो कि असल में विग की वाइफ की थी, जो कीटू पर एक ग्रुप लेकर आई थी, लेकिन तूफान की वजह से यहीं फंस गई और फिर कभी किसी को नहीं मिली। और तभी से लेकर आज तक विग हर रोज यहाँ ऊपर आता है अपनी वाइफ की लाश को ढूंढने के लिए। इसी दौरान पीटर एक इंजेक्शन का डब्बा लेकर आता है जो उसे वहीं थोड़ी दूर से मिला था, और तब जाकर हमें यहाँ बैक स्टोरी पता चलती है कि असल में उसकी वाइफ जिस ग्रुप को लेकर यहाँ आई थी, उसमें आर्थर भी मौजूद था। विग बताता है कि मेरी वाइफ को इडीना नाम की बीमारी हो गई थी ठंड की वजह से, जो कि इस समय एनी और टॉम को भी हुई है, पर इंजेक्शन को लगाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं और वो सही से सांस ले सकते हैं। पर आर्थर ने उसकी वाइफ से इंजेक्शन छीन लिया और खुद यूज करता रहा, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की मौत हो गई। और विग कहता है कि मैं अपनी वाइफ का बदला आर्थर से लेकर आऊंगा। अब कुछ देर बाद हम एनी को देखते हैं जो पीटर से रेडियो पर बात कर पा रही थी, क्योंकि इन दोनों की डिस्टेंस अब काफी कम हो चुकी थी। पीटर कहता है कि हम बस 5 घंटे में तुम्हारे पास होंगे, लेकिन एनी उसे वापस जाने को कहती है क्योंकि उन लोगों की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है, वो बस 2 घंटे ही सरवाइव कर पाएंगे। अब उन दोनों की बातें रेडियो पर मोनिका भी सुन रही थी और बात करते हुए एनी की आंख लग जाती है। तब हम देखते हैं कि आर्थर बची हुई एक इंजेक्शन खुद को लगा लेता है और दूसरी में हवा भरकर वो टॉम को लगा देता है, जिससे कि उसकी वही मौत हो जाती है। तो आर्थर ने यहाँ अपना असली रूप दिखा दिया था। अब जब एनी की आंख खोलती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिससे वहाँ की बर्फ और खिसक जाती है और वो होल और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वहाँ से अब रोशनी अंदर आने लगी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब विग उठता है तो वो देखता है कि मोनिका और पीटर नहीं है। दरअसल वो लोग पहले ही वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि अब इनके पास वक्त बहुत ही कम था। इधर आर्थर लड़ाई को रोकता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो टॉम का खून एक प्लास्टिक में निकाल लेता है और फिर अपनी स्टिक की मदद से उसे होल से बाहर कर देता है और फिर एक फ्लेयर शॉट करता है, जिससे वहाँ खून चारों तरफ फैल जाता है ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि वो किस जगह फंसे हुए हैं। अब पीटर और मोनिका को दूर से ही वो जगह दिख जाती है और वो फौरन वहाँ पहुँचते हैं और नीचे वार्निंग का सिग्नल दे देते हैं कि धमाका होने वाला है, जिसके लिए एनी और आर्थर को तैयार रहना होगा। कुछ ही देर में ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से पूरी गुफा विजिबल हो जाती है और यहाँ हम पीटर और एनी को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एनी होश में नहीं थी, तो आर्थर उसे रस्सी से बांध देता है, जिसके बाद वो लोग उसे ऊपर खींचने लगते हैं। लेकिन ठंड के मारे वो उसे खींच नहीं पाता और वो भी फिसल कर नीचे जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर विग पहुंच जाता है जो पीटर को बचा लेता है। वो एनी को नीचे रहने को कहता है और खुद नीचे जाने लगता है। उसे नीचे आता हुआ देखकर आर्थर कुल्हाड़ी लेता है, तो उसे लगता है कि वो उसे मारने आया है, पर वो ऐसा करता नहीं। वो उसे खुद से बांध लेता है और फिर ऊपर करने को कहता है।
पर जैसे ही वो ऊपर जाने लगता है एक बर्फ का टुकड़ा आकर आर्थर पर गिर जाता है जिससे वो लटक जाता है। अब यहाँ एक बार फिर से वही सीन आ जाता है जो कहानी की शुरुआत में था। चारों लोग एक ही रस्सी पर लटके हुए हैं और उसके डैड की जगह आज वहां पर विग मौजूद है। अब यहाँ दोस्तों विग भी वही करता है जो कि पीटर के डैड ने किया था, क्योंकि ये रस्सी इतनी लोगों की जान नहीं बचा सकती, इसलिए वो उस रस्सी को काट देता है और वो और आर्थर सीधा नीचे खाई में गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है बेस कैंप पर, जहां पर पीटर अपनी बहन से कहता है कि आज अगर हमारे डैड जिंदा होते तो उन्हें तुम पर प्राउड होता। अब आखिर में पीटर जो भी लोग इस मिशन पे गए थे और उनकी जान चली गई उनकी फोटोज एक जगह याद के लिए लगा देता है ताकि हमेशा लोग इन्हें याद करते रहे। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो में एम करते हैं 300 कमेंट का। पीस आउट।